हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन बिहार के ऊपर। हम लोगों ने बिहार के प्राचीन इतिहास को देख लिया था। आज हम देखेंगे बिहार के मध्यकालीन इतिहास के बारे में। आपको मैं बता दूं कि इतिहास को पढ़ने की सहूलियत से हम पहले इतिहास को 3 भाग में बांटते हैं। एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास और एक वर्तमान इतिहास। मध्यकालीन इतिहास को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक पूर्व मध्यकालीन, एक उत्तर मध्यकालीन। जिस तरीके से आप वेद में देखे थे कि एक पूर्व वैदिक काल था, एक उत्तर वैदिक काल था, यहाँ पे उसी तरीके से पूर्व मध्यकालीन इतिहास हमारा सामने है। पूर्व मध्यकालीन इतिहास यानी कि एक तो हमारी आती है बीच की डायनेस्टी, यानी 600 से लेकर लगभग 1200 के बीच में। और यहाँ पे मैं आपको बताया था इससे पहले हर्षवर्धन के बारे में, मौखरी वंश के बारे में। यहाँ पे आप मौखरी वंश देख रहे होंगे। मौखरी वंश में हम लोगों ने पढ़ा था प्रभाकर वर्धन के बारे में। उनका पुत्र था राजवर्धन और हर्षवर्धन। तो आपने देखा था कि हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठते हैं और 647 तक गद्दी पर रहते हैं और 647 में उनका देहांत हो जाता है। अब 647 से लेके 750 यानी लगभग 100 वर्षों तक मगध अराजकता की स्थिति में पहुंच गई थी। इस स्थिति से उभरने के लिए वहां के आम लोगों ने गोपाल को शासक बना दिया। गोपाल कोई पैतृक राजा नहीं है। पैतृक मतलब वंशा के हिसाब से ये कोई राजा नहीं थे, ये एक आम व्यक्ति थे। इनकी स्थिति काफी अच्छी थी और ये काफी ईमानदार थे, इसलिए लोगों ने इन्हें मगध का सत्ता सौंप दिया। अब जब ये मगध पे बैठते हैं तो कुछ काम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है, काम तो करना पड़ेगा। इस जो सब्जेक्ट से यहाँ जो आज हम पढ़ रहे हैं बोर्ड पे जो लिखा हुआ है, यहाँ से आपसे 2-3 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और आप लोगों ने देखा भी होगा। एक तो हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, एक उदंतपुरी विश्वविद्यालय, एक बख्तियार खिलजी के बारे में पूछा जाता है, धर्मपाल, देवपाल और गोपाल के बारे में। तो आज हम इसको अच्छे से कवर करेंगे और इससे जितने क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में उसको हम देख लेंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे होंगे, गोपाल जो था वो 8वीं शताब्दी में गद्दी पर बैठे थे। ये खुद नहीं बैठे थे, इन्हें गद्दी दी गई थी आम जनता के द्वारा। अब जब ये गद्दी पर बैठते हैं तो सबसे पहले आप ये याद रखना कि ये बौद्ध धर्मावलंबी है। धर्म उस समय 2 थे मुख्य रूप से, एक जैन धर्म थे और एक बौद्ध धर्म था। ये बीच में जो ईसाई धर्म आते हैं, ये ईसाई धर्म आते हैं अराइवल ऑफ यूनियन कंपनीज के बाद, यानी जब अंग्रेज भारत आएंगे तो वही अपने साथ ईसाई धर्म को लेकर आएंगे। ये बौद्ध थे। इन्होंने नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो आप जानते हो, नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारा वर्तमान बिहार में स्थित था, अब उनका अवशेष रह चुका है, जिसकी स्थापना की गई थी हमारे पाल वंश के शासनकाल में, जिसके संस्थापक थे हमारे रामगुप्त। ठीक है, गुप्त के शासनकाल में इसको स्थापित किया गया था 415 से लेकर 455 के बीच में। तक्षशिला विश्वविद्यालय, जब हम लोग मौर्य वंश पढ़ रहे थे तो हमने बताया था आपको कि ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और यही तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा हुई थी। अब इसी के तर्ज पर उन्होंने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने बिहार शरीफ में किया था, वर्तमान बिहार शरीफ में किया था। इसके अवशेष अब देखने के लिए नहीं मिलते हैं आपको, जबकि इसके अवशेष आपको मिल जाएंगे, इसके अवशेष आपको मिल जाएंगे। इवन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भी आप देख सकते हो। उदंतपुरी का अवशेष नहीं मिलता। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था कौन? गोपाल। गोपाल कौन था? तो गोपाल थे हमारे उत्तर पूर्व मध्यकाल के शासक। अब ये गोपाल से बात आती है कि गोपाल जब गद्दी पर बैठे थे तो उनके समय उदंतपुरी विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे वो थे दीपांकर श्री ज्ञानपाद, और इनसे क्वेश्चन पूछा गया है और इन्होंने अपनी राजधानी उदंतपुरी को बनाया था, उदंतपुर को। उदंतपुर किसका नाम था? तो ये वर्तमान बिहार शरीफ को ही उदंतपुर कहा जाता था। यहां से क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैं आपको बताया था कल की सिहली यानी श्रीलंका, उसी तरीके से उदंतपुर यानी बिहार शरीफ, इसको उन्होंने राजधानी बनाया था। यानी मगध की राजधानी एक समय बिहार शरीफ भी हुआ करती थी। मगध की पहली राजधानी हमारी कहाँ थी? तो गृहब्रिज, दूसरी पाटलिपुत्र, तीसरी वैशाली। और अगर आपसे पूछ दे कि बिहार शरीफ यानी उदंतपुर, और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उदंतपुर किस शासक के समय मगध की राजधानी हुआ करती थी, तो ये थे हमारे गोपाल। गोपाल की जब मृत्यु हो रही थी, यानी ये जब मरे थे, तो इनके 2 पुत्र थे। एक तो हमारे थे धर्मपाल और एक थे बाकपाल। चूंकि धर्मपाल बड़े पुत्र थे, इसलिए इन्हें सत्ता सौंपी गई थी।
जब ये सत्ता पर बैठते हैं तो ये कन्नौज में युद्ध करते हैं। अब कन्नौज में एक शासक होता है जिसका नाम होता है इंद्रयुद्ध। ये इंद्रयुद्ध को पराजित कर देंगे और इन्हीं के भाई चक्रयुद्ध को गद्दी पर बैठा देंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि पाल वंश का शासक धर्मपाल वो व्यक्ति है जिसने कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया था, लेकिन अभी इनके अधिकार में है। बाद में इन्हीं के पुत्र आएंगे देवपाल। देवपाल के समय में कन्नौज इनके हाथ से निकल जाएगा। अब ये जब आते हैं तो सबसे पहला तो एक काम ये करते हैं कि ये कन्नौज को अधिकार कर लिए, ठीक है। दूसरा काम ये करते कि अपने पिताजी के तर्ज पे ही जिस तरीके से उन्होंने बनाया था उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने चंपा यानी वर्तमान भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाए थे। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाए थे जहां ब्रजयानी भाषा की पढ़ाई की जाती थी। और यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भाषा की पढ़ाई की जाती थी, और ये व्यक्ति भी बौद्ध थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलपति उस समय थे आचार्य ज्ञानपाद। यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे विश्वविद्यालय के कुलपति यहां पे और यहां पे भी कुलपति है। यहां दीपांकर श्री ज्ञान है और यहां आचार्य ज्ञानपाद है। तो कुलपति से क्वेश्चन आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, एक बात और, नालंदा बिहार के अभिलेखों से यह पता चलता है कि जो हमारे धर्मपाल थे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की देखरेख के लिए 200 गांव को अनुदान के रूप में दिया था। और ये 200 गांव यानी नालंदा के आसपास जितने भी गांव थे सारे के सारे दान में दे दिया गया था ताकि नालंदा विश्वविद्यालय की रख रखाव की जाए। यानी इतिहास, चाहे प्राचीन इतिहास हो या मध्यकालीन इतिहास हो, बिहार में 3 बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। एक तो हमारा नालंदा ही हो गया, दूसरा उदंतपुरी हो गया और तीसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो गया। अच्छा, आपको एक चीज पढ़ने के लिए मिलेगा, त्रिपक्षीय संघर्ष। यहां उसके बारे में जिक्र मैं नहीं करने वाला क्योंकि ये बातें पढ़नी है हमें इतिहास में। मैं यहाँ बिहार का इतिहास पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में जिक्र नहीं करूंगा। बट बस एक छोटी सी बात मैं बता दूं कि पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के बारे में आप सुने होंगे। ये तीनों आपस में युद्ध करेंगे। किस लिए करेंगे? कन्नौज को हासिल करने के लिए। और ये कन्नौज दोआब क्षेत्र था, गंगा और यमुना के बीच में ये क्षेत्र पड़ता था। कन्नौज में पैदावार यानी फसल पैदावार अच्छी होती थी। यहाँ ट्रांसपोर्ट का साधन अधिक था, इसलिए सब लोग चाहते थे कि कन्नौज पे अधिकार करें। और त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति धर्मपाल ही थे, पाल वंश से, और ये त्रिपक्षीय संघर्ष को जीतते भी हैं। तो ये बात बीच में हमें आएगी, आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। तो 200 गांव को दान में दिया था। इसके अलावा नालंदा के जो अभिलेख हमें मिले हैं उसमें यह बताया गया है कि धर्मपाल जो हैं वो परमेश्वर परम भट्टाकर और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो धर्मपाल और गोपाल, इससे 2-3 क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने, कब और कहां करवाई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने, कब और कहां करवाई? उदंतपुरी विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? कन्नौज को किसने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था? तो ये जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हैं हम लोगों ने देख लिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्मपाल यानी पाल वंश के उस शासक के बारे में बताइए जिसने नालंदा की देखरेख के लिए 200 गांव अनुदान में दिए थे। तो वो हमारे धर्मपाल थे। अब आते हैं देवपाल। तो जिस तरीके से धर्मपाल के पिता यानी कि गोपाल के 2 पुत्र थे, उसी तरीके से धर्मपाल के भी 2 पुत्र थे। एक तो हमारा देवपाल हो गया और दूसरा हमारे भानुपाल थे। ये 2 धर्मपाल के पुत्र थे। अब चूंकि देवपाल बड़े पुत्र थे इसलिए देवपाल को गद्दी सौंप दी जाती है। तो ये बड़े पुत्र को हमेशा गद्दी मिलती थी। ये पैतृक चलता आ रहा था कि जो ज्येष्ठ पुत्र होंगे, बड़े पुत्र होंगे, उन्हीं को गद्दी दी जाएगी। अब ये देवपाल आएंगे तो देवपाल का पहला काम ये होगा कि ये अपनी राजधानी मुंगेर में बनाएंगे। यानी यहाँ पे आप देख रहे थे कि राजधानी उदंतपुर था, अब राजधानी मुंगेर आ जाएगा। तो आपसे अगर पूछ दिया जाए कि पाल वंश के उस शासक का नाम बता दीजिए जिसने अपनी राजधानी उदंतपुर से बदल के मुंगेर कर दी, तो नाम आएगा किनका? देवपाल का। ये राजधानी परिवर्तन से क्वेश्चन आता है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की गई थी राजधानी, बंगाल की राजधानी। उसी तरीके से मगध की राजधानी यहाँ पे चेंज कर दी गई है। अच्छा, मगध की राजधानी पहले भी चेंज हुई थी। गिरिब्रिज से पाटलिपुत्र ले गया था। किसके जरिए? तो उदयन के जरिए। अच्छा, फिर पाटलिपुत्र से राजधानी वैशाली लेकर गया, नंदवंश के शासक किए थे।
उसके बाद कालाशोक आएंगे और वो क्या करेंगे, फिर से वो पाटलिपुत्र से राजधानी फिर से लेके आएंगे, कहाँ, वैशाली से पाटलिपुत्र लेके आएंगे। तो मगध की राजधानी समय समय पे बदलती रही है। यहाँ पे पाल वंश का शासक का एक शासक है जिसका नाम है देवपाल, उन्होंने अपनी राजधानी उदंतपुरी से बदल के मुंगेर कर दी। अच्छा, जावा सुमात्रा के शासक बालपुत्र एक व्यक्ति हैं जिन्होंने देवपाल को निवेदन पूर्व आग्रह किया कि आप भी बोध गया की देखरेख में कुछ गांव को दान में दीजिए। ऐसा सुनकर, बालपुत्र की बात को सुनकर देवपाल काफी प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी इच्छा अनुसार 5 गांव को दान में दे देते हैं बोध गया की देखरेख के लिए, क्योंकि आपको पता है बोध गया क्यों प्रसिद्ध है, बौद्ध धर्म के लिए। वहीं पे पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसके समय में कन्नौज इनके हाथ से निकल गया, यानी जब त्रिपक्षीय संघर्ष हो रहा था तो धर्मपाल क्या किए थे, कन्नौज को जीत लिए थे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर अधिकारी उत्तराधिकारी अगर सही हो तो मजबूत हो जाता है, अदरवाइज डिक्लाइन की स्थिति में चले जाते हैं। तो पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक देखा जाए तो वो धर्मपाल थे। धर्मपाल के देहांत के बाद पाल वंश डिक्लाइन की स्थिति में पहुंच गया और जो जो धर्मपाल बना के रखे थे वो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगा। और क्षतिग्रस्त इतना हो गया कि 1198 आते आते एक आते हैं शासक बख्तियार खिलजी, तुर्की शासक है ये, मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। तो पाल वंश के अंतिम शासक जो रामपाल आप यहाँ देख रहे होंगे, उस समय तक आते आते बख्तियार खिलजी क्या करेंगे, नालंदा को, उदंतपुरी को, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से तोड़ देंगे। इवन इतना क्षतिग्रस्त कर देंगे कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय का तो अब नामो निशान मिट चुका है। विक्रमशिला और नालंदा के अवशेष, नालंदा तो एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, विक्रमशिला के भी स्पेस आप वो उसके भग्नावशेष अभी आप देख सकते हो। ये बड़ा कट्टर था, बौद्ध और जैन धर्मों के प्रति ये बख्तियार खिलजी काफी कट्टर था, क्योंकि ये मुस्लिम संप्रदाय के थे। ठीक है, मुस्लिम संप्रदाय का मतलब ये नहीं है कि ये चाहते थे कि भारत में वो धर्म का विनाश कर दिया जाए। हिंदू के प्रति ये कट्टर नहीं थे। ये बौद्ध और जैन, यानी ये बिहार या भारत में जो धार्मिक परंपरा है, इसको बंगाल का क्षेत्र मिला था और बंगाल के क्षेत्र में जितने भी रास्ते में लौटते समय इनको जो भी चीजें मिली उनको वो नष्ट करते चले गए। थोड़ा सा हम बैक आते हैं और देखते हैं हम देवपाल के बारे में। देवपाल के समय में व्यक्ति था तारानाथ। तारानाथ का कहना है कि देवपाल जो है वो बौद्ध धर्म के पुनर्संस्थापक थे। यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक तो कौन कौन हुए, तो एक तो हमारे महात्मा बुद्ध तो थे, वो मुख्य रूप से स्थापना किए ही थे, लेकिन उसको संरक्षण प्रदान करने का काम मगध में वर्षों से चल रहा था। यानी मगध में हर्यक वंश किए, नंद वंश किए, ठीक है, आगे आने के बाद मौर्य भी उसका साथ दिए, आगे आने के बाद गुप्ता भी उनका साथ दिए, आगे आने के बाद गोपाल भी उनका साथ दे रहे हैं। और देवपाल जो है वो पुनर्संस्थापक बने बौद्ध धर्म के। बौद्ध कवि ब्रजदत्त देवपाल के राज दरबारी थे और ये राज दरबारी से क्वेश्चन पूछता है, जिसने लोकेश्वर शतक की रचना की थी। राज दरबारी से मैं आपको बताया था कि हर्षवर्धन के एक राज दरबारी थे बाणभट्ट, जिसने किसकी रचना की थी, तो हर्षवर्धन हर्षचरित की रचना की थी। ठीक, तो उसी प्रकार से ये जो दरबारी कवि ब्रजदत्त है, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम था लोकेश्वर शतक, और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और जो अंतिम पाल शासक थे वो थे रामपाल द्वितीय। रामपाल द्वितीय के समय में ही बख्तियार खिलजी ने बिहार पे आक्रमण किया और बिहार में जितने भी बौद्ध और जैन मंदिर थे उनको ध्वस्त करता गया। ये रास्ते में जितने भी चीज मिले उसको तोड़ता चला गया। तो ये थे आज हमारे पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन है, क्या क्या किए। पाल वंश से आप 2 व्यक्ति का नाम इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, एक है हमारे गोपाल और दूसरे हैं धर्मपाल। अगर पूछ दे आपसे त्रिपक्षीय संघर्ष में किसने हिस्सा लिया था, तो धर्मपाल ने हिस्सा लिया था। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दो। अब मैं जाते जाते आपसे 2 क्वेश्चन पूछता जा रहा हूं, सिंपल सा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो यही है कि आप हमको ये बता दीजिए कि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये सही बात है, ठीक है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन, त्रिपक्षीय संघर्ष किस लिए हुआ था, यानी त्रिपक्षीय संघर्ष जो चल रहा था वो किस क्षेत्र को हासिल करने के लिए चल रहा था। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में दीजिए। अब इसके बाद अब आपको दिखने लगेगा बिहार का झलक।
इतिहास में अभी तक आप देख रहे थे कि जो मैं पढ़ रहा था या जो मैं बता रहा था वो इतिहास से रिलेट कर रहा था, बट यहां से जो सिनेरियो चेंज हो जाएंगे। मध्यकालीन भारत में 1198 आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पे 2-3 युद्ध के बारे में आप देखे होंगे। पहला युद्ध तो पानीपत का युद्ध नहीं, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध 1191 में होगा, 1192 में होगा, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। उसके बाद जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में होगा चंदावर का युद्ध 1194 में। और उसके बाद जब जयचंद को हराया जाएगा मोहम्मद गोरी के जरिए, तो फाइनली जब मोहम्मद गोरी लौटने लगेगा तो दिल्ली डायनेस्टी की स्थापना की जाएगी। और किसके समय में? तो मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के जरिए। और हमारा अब यानी 1206 से लेके 1526 तक दिल्ली डायनेस्टी रहेगी। लेकिन हमें यहाँ दिल्ली डायनेस्टी नहीं पढ़ना। बिहार के एस्पेक्ट में हमें दिल्ली डायनेस्टी के बारे में उतना ही पढ़ना है जो जरूरी है। उतना मतलब बख्तियार खिलजी के बारे में विशेष कर पढ़ना है, इल्तुतमिश के बारे में विशेष कर पढ़ना है, और बलबन के बारे में पढ़ना है। यानी कुछ ऐसे शासक हुए दिल्ली डायनेस्टी में जिनका दबदबा था बिहार पे, जिन्होंने बिहार को राजधानी बनाई और बिहार में के विकास में भी अपना योगदान दिया। तो बख्तियार खिलजी के बारे में हम यहाँ देखेंगे, इल्तुतमिश के बारे में देखेंगे, बलबन के बारे में देखेंगे। हम यहाँ दिल्ली सल्तनत के ऊपर जिक्र नहीं करेंगे। तो हम अब कल से जब हम आएंगे और जब हम बात करेंगे तो पहला बात मेरा होगा बख्तियार खिलजी के बारे में। बख्तियार खिलजी कौन था, क्या क्या किया, किस तरीके से बिहार का विकास या बिहार का विनाश में उसका क्या क्या योगदान था, हम देखेंगे। और उसी के बाद दिल्ली के बाद हम लोग चलेंगे अराइवल ऑफ यूनियन कंपनीज। और अराइवल ऑफ यूनियन कंपनीज में हम पुर्तगीज और डच, डेनिश, फ्रांस के बारे में नहीं पढ़ने वाले। हम बस वही पढ़ेंगे जो बिहार के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है। यानी बिहार में सबसे पहले अंग्रेजी कंपनी कब आई, कहाँ अपनी कोठी स्थापित की, डच कब आए, पहले कौन आए, बिहार के नज़रिए से देखेंगे। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी आपकी पूरी अच्छे तरीके से बिहार स्पेशल से रिलेट करेंगे हम इतिहास को। और इसके बाद तुरंत हम लोग चलेंगे बिहार के ज्योग्राफी पे। आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, क्वेश्चन का आंसर मैं पूछ ही चुका हूँ, तो आप भी एक लाइक दबा ही देना, सब्सक्राइब, कमेंट करना, आंसर जरूर कमेंट करना। मैं बस यही आशा करता हूँ आप लोग से कि आप एटलीस्ट कमेंट किया करो, ताकि मैं भी कंफर्म हो सकूं कि कितना मेरा एफर्ट सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो हम फिर मिलते हैं, बख्तियार खिलजी के ऊपर जिक्र करेंगे। मैं जैसा कि प्रॉमिस कर चुका हूं तो मैं पूरा करूंगा, बिहार का पूरा इतिहास मैं आपको दूंगा और बिहार की ज्योग्राफी भी दूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले बिहार की पॉलिटी भी कवर कर सकूं। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।